students. Before starting my presentation, जो प्रीवियस डॉक्टर अमित सर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देके गए हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, कुछ आपके कॉलेज की बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद में मैं इस प्रेजेंटेशन पे आऊँगा, क्योंकि जब मुझे टॉपिक दिया गया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इतने साल बाद भी मुझे अगर यही चीज़ पढ़ानी है, बट नहीं, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आऊँगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो आपको अमित सर ने शेयर किया, अगर आप लोगों को उनका जो प्रेजेंटेशन है या उनके जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करी, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार सर के लिए तालियां बजा दें। इस कॉलेज में आज जहां मैं खड़ा हूं अभी, आज से अराउंड शायद 6 या 7 इयर्स बैक मैंने यहाँ पे 7 डेज का एक वर्कशॉप लिया था ऑन PHP, ठीक है। तब से इस कॉलेज से एक अलग नाता जुड़ा हुआ है, और ठीक है, आना जाना नहीं होता है, बट सर के साथ, शंकर सर के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और उसी का एक परिणाम है कि आज ये जो 7 डेज का सर ने जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा है, मे भी शायद मेरा सेशन लास्ट होगा, मे भी आज लास्ट है, मे भी शायद मेरा सेशन लास्ट होगा। और लास्ट सेशन में लास्ट टॉपिक बहुत अच्छा मेरे को दिया है, मुझे मतलब इस टॉपिक पे बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। तो एक अच्छा सा नाता इस कॉलेज से जुड़ा हुआ है, आइदर वो आपके मैनेजमेंट हो या प्रिंसिपल सर हो। आप लोग जो अलग अलग स्ट्रीम से यहाँ पे बैठे हो और जो सुनने के लिए आप लोग बैठे हो, एज ए टीचर हम लोग आप लोगों को बस एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, एक अच्छा सा नॉलेज दे सकते हैं। बट मुझको पता है कि कहावत आप लोगों ने सबने सुनी होगी, जब हम कथा सुनने जाते हैं तो बैठे होते हैं जब तक सब ज्ञान मिलता है, बट उठ के जब अपने कपड़े झटकते हैं तो सब कुछ वही निकल जाता है। वही चीज़ होगा कि इस डोर से जब आप बाहर जाएंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में आप लोगों को यही चीज़ ध्यान रखना है कि हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं, और हम जिस प्रोफेशन में हैं हम वो लास्ट तक करेंगे। 100 स्टूडेंट में से अगर 2 स्टूडेंट भी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं और अच्छी जगह प्लेस हो जाते हैं, और अगर हमें वो याद रखते हैं, तो 98 क्या कर रहे हैं हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए हमारा नाम वो 2 स्टूडेंट कर रहे हैं, वही काफ़ी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट हो, बट ये नॉर्मली होता है कि हम लोग आज अगर आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं मतलब सर को मैं इशारा कर रहा था कि सर इस स्लाइड को स्किप कर दो, इनको शॉर्टकट नहीं बताना है, नहीं तो क्या होता है कि ये लोग सब शॉर्टकट को फॉलो करेंगे। बट ठीक है, सर का मेरा आई इंटरेक्शन हुआ नहीं है, सर ने बताया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग जब पढ़ते थे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री करी हुई है, आप लोगों का जो सिलेबस आता है वो एक इतना कंसाइज सिलेबस होता है कि वो सब कुछ आपको एक ही बुक में मिल जाता है। हमारे टाइम पे हम 7 बुक इकट्ठी करते थे तो भी हमारा सिलेबस कवर नहीं होता था। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कैसे पढ़ाई होती है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। आपको फिर भी अदर कोर्सेज में टीचर फैकल्टी मिल जाएगी, बट टेक्निकल कोर्सेज में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फैकल्टी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो सर ने जो कुछ भी आपको बताया है, मैं उसको बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की ये कोशिश करूंगा कि आप लोग जो भी प्रिपेयर करते हो, आइदर वो आपका ई-रिसोर्स हो, आपकी बुक हो, जहां से भी आप कंटेंट लेते हो, कोशिश करो उस कंटेंट को आप अपनी हैंड राइटिंग के अंदर नोट डाउन करो। हम बहुत सी बार क्या होता है कि ठीक है, सॉफ्ट कॉपी है, उसको रीड कर लिया, एग्जाम देने चले जाते हैं। एग्जाम में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी स्पेलिंग ही नहीं आती है। सबसे मतलब बहुत छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है, इसकी स्पेलिंग ही नहीं आती। बट वही चीज़ अगर आपने आपके हाथ से लिखी होती है तो मैं अच्छे से पता है कि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। उसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं भी आप लोगों के सबके पास स्मार्टफोन होंगे, ठीक है, 2 या 3 नंबर आप लोगों को याद होंगे, वो भी फैमिली वालों के। उसके अलावा अगर मैं किसी का मोबाइल नंबर पूछूंगा आपको याद नहीं होंगे ना, ठीक है ना। बट आज भी अगर आप मुझसे, मेरी फैमिली के, या वो लैंडलाइन नंबर जो हम लैंडलाइन वाले फोन से जो हम डायल करते थे, वो आज भी हमें याद है। मुझे भी ऑब्वियसली बात है, मुझे अगर आप अभी अमित सर का, शंकर सर का भी मोबाइल नंबर पूछोगे नहीं याद,
बट जो नंबर हमने उस समय इनिशियली हाथ से डायल किए थे वो आज भी हमें याद है। दैट्स व्हाई एक बहुत छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जो कुछ भी करते हैं, जो भी स्टडी से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं, जस्ट नोट डाउन, अपने खुद के नोट्स बनाओ। सर ने खुद ने अभी आपको बोला है कि आप अपने खुद के नोट्स आप अपलोड करो, लोग दुनिया आपको फॉलो करेगी। कर ही रही है ना, आप इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल लो, दुनिया आपको फॉलो कर ही कर ही रही है ना। हम पेपर पढ़ते हैं, रोज लिखा हुआ आता है कि एज ए ह्यूमन हम 2 से 3 घंटा डेली वो रील को देखने में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, करते हैं। अब मैं समझाऊंगा तो भी आप नहीं रुकने वाले हो, ठीक है? मैं भी नहीं रुकता हूँ, मैं भी देखता हूँ। बट कहीं ना कहीं आपको जो जिस टाइम फ्रेम में आप हो, जहाँ जिस लेवल पे आप हो, वहाँ से आपको अगर बाहर निकलना है, क्योंकि एक टाइम होता है, 12th होता है, 12th तक आपने मस्ती में निकाल लिया, ग्रेजुएशन में आ गए, आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो ये होता था कि ठीक है सर, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, बट आज की डेट में वो भी नहीं है। आज की डेट में आपसे पहले इनको नौकरी चाहिए, ठीक है ना? तो थोड़ा सा सीरियसनेस आपको स्टडी के रिलेटेड आना चाहिए, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये वाली वर्कशॉप है जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कर रही है। ऐसा नहीं है कि सारा टेक्निकल आप लोगों को सिखाया जा रहा है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपका इसके अंदर किया जा रहा है। जैसा सर ने मेरे को भी मॉर्निंग में बताया था, योगा इंस्ट्रक्टर आया था आपके यहाँ पे, कहाँ चलो थे हम लोग? तो सब फिट है, फिट है ना? सुना कभी 20 से 25 साल वालों को भी अटैक आता है? नहीं सुना? सुना ना? कब सुना? कोविड के बाद। तो आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई है आप लोगों को डिसाइड करना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जब इस तरीके की वर्कशॉप कॉलेज वाले अगर आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसको किस तरीके से अपने को अटेंड करके, किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को उसके अंदर कन्वर्ट करें और उसका यूटिलाइजेशन करें। नाउ एक दो पॉइंट और है। जैसा सर ने बोला था कि आप लोगों को अपना स्टैंडर्ड हाई रखना होता है। अपना स्टैंडर्ड हाई रखने का मतलब ये नहीं है कि आज ही जाके घर पे कि नहीं मुझे तो एप्पल का आईफोन चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड हाई रखना नहीं होता है। आपका स्टैंडर्ड हाई रखने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उस भीड़ से बाहर अगर आपको निकालना है, तो वो क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ खड़े होके मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आप लोग सुन रहे हो, बट जो उसको अडॉप्ट कर लेगा, उस पर इम्प्लीमेंट कर लेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाई हो जाएगा। आप अपनी क्वालिटीज को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपकी फैकल्टी हो या कोई भी हो, जिससे आपको नॉलेज मिल रहा है उनसे आप नॉलेज लो, उसमें आप छोटा या बड़ा नहीं हो रहे। तो आपको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब यूनिफॉर्म में हो, ठीक है ना? बट बहुत सी बार ये होता है कि ठीक है यूनिफॉर्म शर्ट पहनना है, मजबूरी है, शर्ट बाहर निकली हुई है, व्हाटएवर थिंग। ये छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत मायने रखती है। स्पेशली दोज स्टूडेंट जो बीसीए के हैं। बीसीए कौन सी डिग्री होती है, कोई बताएगा मुझे? इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री। गुड। प्रोफेशनल डिग्री में प्रोफेशनलिज्म आपका तभी आता है जब आप उसको फॉलो करते हो। हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है चलेगा, वो चलेगा, फिर वो चलेगा ही चलेगा, बट वो क्वालिटी फिर वो आपको नहीं दे पाए, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग, आप लोगों को सबको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा। कोई है ऐसा जो सोशल मीडिया पे नहीं है? एक मैं भी नाम पूछ के चेक करवाऊंगा, ध्यान रखना, उस हिसाब से आप करिए। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपने आपका टाइम जो है वो बहुत बचा के रखा हुआ है। बट आप में से जो भी सोशल मीडिया पे है, मैं शंकर सेन सर को बोलूंगा इन सबका लिंक्डइन प्रोफाइल आप जरूर बनवाएं, ठीक है ना? लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन आप लोगों ने सबने सुना हुआ होगा, ठीक है ना? हम में अभी वो स्किल्स नहीं आई है, हम में वो अभी क्वालिटी नहीं आई है, बट मुझे अच्छे से पता है कि ये वर्कशॉप जब फिनिश होगी, सर आपको एक स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट जरूर देने वाले है ना? आप उस स्किल डेवलपमेंट का आपने 7 दिन में जो भी सीखा है, उस सर्टिफिकेट को आप आपके प्रोफाइल बना के उस पर अपलोड करें। आप उसमें मेंशन करें कि आपने ये स्किल सीखी है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ, आपने HTML पढ़ा हुआ है,
ठीक है ना। आपने जो पढ़ा है उसका कोई भी अगर सर्टिफिकेट किया है, जो सर ने अभी बताया कि आप इन प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशन कर सकते हो, करें और उसको वहां पे आप अपलोड करें। इट विल क्रिएट योर प्रोफाइल। वो प्रोफाइल हो सकता है आज आपको लग रहा है कि सर कोई काम की नहीं है, बट मे भी हो सकता है आने वाले 3 साल बाद में आप खुद देखोगे कि यस, वहां से आपके कितने ऐसे लिंक्स बने हैं जहां से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें और व्हाटएवर थिंग आपको लगता है कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप पेंटिंग बनाओ, फोटो क्लिक करो और उसको अपलोड करो। नॉट ऑन योर इंस्टाग्राम, नॉट ऑन योर फेसबुक। इंस्टाग्राम फेसबुक इज जस्ट फॉर योर टाइम पास। टाइम पास होना चाहिए, एंटरटेनमेंट लाइफ में होना चाहिए, आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपके करियर से रिलेटेड है, जो आपके करियर के साथ देने वाली है, आप उस प्रोफाइल को भी आप अपडेट करें। ठीक है, नाउ ये छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। नाउ विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पावरपॉइंट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी। बहुत सी बार हम लोग एक गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि हम लोग मतलब हम टीचर्स कि स्टूडेंट को हम टॉपिक देते हैं कि देखो प्रेजेंटेशन बना के लाना, ठीक है ना। तो अब सर ने आपको और अच्छा दे दिया कि आप स्लाइड शेयर का डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको तो प्रेजेंटेशन 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे वही चीज आती है कि यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। आपको खुद को सब कुछ बनाना है। मेरा प्रेजेंटेशन जो मैं बना के लाया हूँ, सर ने जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। मैं जितने भी ई रिसोर्सेज हैं उन पे मैं कम बिलीव करता हूँ। मैं आज भी चौक और डस्टर वाला बोर्ड जो है उस पर मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एज ए टीचर जो मैं लिख रहा हूँ, स्टूडेंट को पता है कि सर अभी लिखने के बाद में इसको मिटाने वाले हैं, तो स्टूडेंट को कॉपी में लिखना ही पड़ता है। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स इटसेल्फ, वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि हमें आज जमाने के साथ में चलना है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो सारी स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो मुझे अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। तो बिफोर स्टार्टिंग अ प्रेजेंटेशन मेरे को आप लोगों से कुछ पूछना है, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज क्यों करते हैं? कोई भी जो इंटरेस्टेड हो आंसर देने में। व्हाई वी नीड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हेन वी हैव अ स्मार्ट टीवी, व्हेन वी हैव अ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, तो मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? यस, किसी भी विषय को अच्छे से समझाने के लिए पावर पॉइंट, क्योंकि इंसान का माइंड विजुअल को ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसे ज़्यादा समझता है बजाय कि लिखित ज्ञान के। या गुड, दैट मीन्स, थैंक यू, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ खड़ा होकर 1 घंटे का लेक्चर दे दूँ, ठीक है ना, मे बी दैट 1 आवर कंटेंट जो मैंने यहाँ पे डिलीवर किया है वो आपके लिए उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो जितना मैं यहाँ पे 15 मिनट का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दूँ। जो एक वर्ड आपने यूज में लिया कि विजुअलाइज, जो विजुअल इम्पैक्ट जो होता है, इट इज जस्ट लाइक कि मैंने आपको एक बुक दी है और आपको उस बुक को पढ़ना है। 300 पेज की वो बुक है, मे भी हो सकता है आफ्टर रीडिंग दैट 300 पेज बुक मुश्किल से आपको 2 या 3 ऐसी लाइन याद होगी जो आप परफेक्टली एक ही बार में बोल सको। दैट मीन्स 300 पेज की ओनली 3 लाइन्स मुझे परफेक्टली याद नहीं है, बट वो 3 आवर्स की मूवी का एक डायलॉग मुझे अच्छे से याद है। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कि जो विजुअल इम्पैक्ट जो होता है वो हमको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। डीडीएलजे में किस तरीके से ट्रेन पकड़ी जा रही थी वो आज सबको याद है। आप मूवी देखे हुए भले आपको बरस हो गए होंगे, बट वो सबको याद है, ठीक है। बट उस बुक के इस पेज नंबर पे इस डायग्राम के अंदर क्या है वो हमको याद नहीं। क्लियर? सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हाउ यू विल बी प्रिपेयर योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, योर पीपीटी, जो एक इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट आपकी उस ऑडियंस को वहां पे दे सके। तो ये जो प्रेजेंटेशन है जस्ट फॉर द स्किल्स डेवलपमेंट की हाउ यू विल बी प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। बहुत सी बार हम गलती करते हैं कि होता है जस्ट लाइक मुझे अगर व्हाइट कलर अच्छा लगता है, सर को जैसे पीपीटी में सर को येलो कलर अच्छा लग रहा था तो सर ने येलो कलर लिया, आपको रेड कलर अच्छा लग रहा है आप रेड कलर लोगे। होता है ना, अपनी चॉइस है। पीपीटी तो मैं खुद बना रहा हूँ तो मेरे को जैसा करना है मैं वैसा ही करूँगा। नहीं, हम जब किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम किसके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं? सामने ऑडियंस के लिए। तो आपको आपकी ऑडियंस के लिए सोचना पड़ेगा कि मेरा ऑडियंस कैसा है, मेरा ऑडियंस किस तरीके से इस चीज को सुनेगा, ठीक है।
तो ये कुछ चीजें हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसा मैंने अभी पूछा था कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों यूज में लेते हैं, क्या नीड है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मेरी बुक्स को साइड में कर दूं। पीपीटी बनाने के लिए आपको बुक को हमेशा रेफर करना ही पड़ेगा, ठीक है। 300 बुक की 30 स्लाइड्स की आप पीपीटी बना सकते हो, बट उस 30 स्लाइड को जब आप प्रेजेंट करोगे तो वो 300 बुक पेजेस का जो कंटेंट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो 300 पेजेस में एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके डाल दूं तो आपकी पीपीटी कोई नहीं पढ़ने वाला है। तो दैट मीन्स उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास उन पेजेस का नॉलेज तो रिक्वायर्ड है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो तो जो बेसिक थिंग्स है हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि किस तरीके से मैं विजुअली उस ऑडियंस को वहां पे कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है कि हाउ यू विल बी अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। सबसे पहले आपको आपका ऑडियंस को समझना होगा कि मेरा ऑडियंस कैसा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सर ने किसी एक्सपर्ट को यहाँ पे सेशन लेने के लिए बुलाया साउथ से, उसको हिंदी आती नहीं। क्या वो प्रेजेंटेशन या वो जो बंदा आपके सामने आपका उसका नॉलेज शेयर कर रहा है क्या वो इम्पैक्टफुल होगा? नहीं। दैट मीन्स उस बंदे की गलती नहीं है, गलती किसकी है? हम लोगों की, हमने गलत पर्सन को सेलेक्ट किया, ठीक है। या गलती आप लोगों की कि आपको साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। दैट मीन्स जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको आपका प्रेजेंटेशन हमेशा किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है? ऑडियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अल्टीमेटली आप नॉलेज किसको डिलीवर कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? उस ऑडियंस के लिए, ठीक है ना। देन थ्रू द पीपीटी जो सर ने अभी बताया कि ई रिसोर्सेज जो होता है आपका या आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है, राइट नाउ यू आर ओनली द 50 स्टूडेंट, बट अगर मैं चाहता हूं कि सर नहीं, यहाँ की जितनी भी क्लासेस चल रही है सारे बच्चे इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करें, तो सर को क्या करना है? हर क्लासरूम में जाके एक प्रोजेक्टर ऑन करना है और इसको गूगल मीट पे लाइव करना है, हो गया। दैट मीन्स आप इसी एनवायरनमेंट को, इसी प्रेजेंटेशन को आप कितने भी ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑडियंस भले ही वो थाउजेंड्स में हो, भले ही वो लाख में हो, भले ही वो 2, लिमिट नहीं है, क्लियर। बट बुक की क्या लिमिट है? मेरे पास 10 बुक है तो मैं 10 को ही दे सकता हूँ, यहाँ पे वो लिमिट नहीं, क्योंकि इट्स अ सॉफ्ट कॉपी। आप जितनों को शेयर करना चाहते हो उतनों को शेयर करो और वो उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा पीपीटी बना के ऑडियंस को बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो। नाउ दीज आर द आउटलाइन ऑफ माय प्रेजेंटेशन। मैं इसको मैक्स टू मैक्स 30 to 35 मिनट में फिनिश कर दूंगा, क्लियर। बट उसके बाद में मेरे को आप लोगों से कुछ पूछना रहेगा, तो ऑलमोस्ट 35 मिनट्स में आपके यहाँ से लूंगा, क्लियर। दिस इज द आउटलाइन ऑफ माय प्रेजेंटेशन कि हम क्या क्या इस पावर पॉइंट के लिए देखने वाले हैं। वाई पीपीटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्लानिंग ए प्रेजेंटेशन, प्रिपेयरिंग ए प्रेजेंटेशन, कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन एंड जर्नल गाइडलाइन। एक वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन, सब अच्छे से जानते हैं, है ना। तो अगर मैंने बहुत गंदी सी पीपीटी बनाई है तो क्या हो गया? ऑडियंस इंटरेक्ट ही नहीं रही, ऑडियंस बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगी। सो दैट मीन्स व्हेनेवर यू विल प्रिपेयर योर कंटेंट, क्योंकि पीपीटी बनाने से पहले मेरे पास मेरा इनफ कंटेंट होना चाहिए जिसको मैं वहां पे पुट कर सकूं। तो ऑलवेज यू हैव टू बी पुट योर इंप्रेशन, हाउ यू विल बी प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो आता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज ले रखा होगा सॉफ्टवेयर, कोई है ऐसा जिसने यूज नहीं लिया है अभी तक? ऑलमोस्ट सबने ले रखा है, एक दो ने अगर नहीं लिया है तो कोशिश करना आप उसको यूज में ले सको। हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, विजुअल दैट मींस वीडियो इंक्लूड कर सकते हैं, ऑडियो इंक्लूड कर सकते हैं, और समथिंग कुछ एनिमेशंस भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके क्या करता है? इट इज जस्ट लाइक क्रिएट अ मूवी। वो क्या कर रहा है? एक तरीके से आपकी मूवी को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एवरी स्लाइड के ऊपर मैं टाइम ड्यूरेशन भी डाल सकता हूँ कि आफ्टर 3 सेकंड 4 सेकंड ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड चेंज हो जाए और नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, ठीक है। तो
आइदर ऑडियो विजुअल हो या व्हाटएवर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो, वो आपको पीपीटी के ऊपर आप इंक्लूड कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज, जो आपका पॉइंट है वो है प्रेजेंटर ऑलवेज फॉलो द ऑडियंस। मेरे को कुछ भी प्रेजेंट करना है, मुझे हमेशा आप लोगों को ही फॉलो करना है। मे भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे मेरा फेस आपकी तरफ है, आप लोगों में से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हाउ यू विल स्किप दैट स्लाइड, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आपने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर रखा है कि नहीं, मुझे 5 मिनट्स या 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स इस स्लाइड के ऊपर देने हैं, और वहां पे आपको लगता है कि ऑडियंस अच्छे से उसको सुन रही है या उस पर अट्रैक्ट हो रही है, यू कैन स्पेंड योर टाइम मोर ऑन दैट पर्टिकुलर स्लाइड। तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस आपको हमेशा उसको फॉलो करना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू कन्वर्ट। पीपीटी में इंस्टेंटली आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप जो प्रेजेंट करने वाले हो वो आप ही को पता है कि मुझे स्लाइड पे कितना बोलना है या नहीं बोलना है। तो सामने वाली ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप आपकी स्लाइड्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्किप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज आपके माइंड में, सामने वाले को नहीं पता है। कि जैसे मुझे इस स्लाइड पे भी 1 मिनट टाइम स्पेंड करना था, बट अगर मुझे लगता है कि नहीं, सामने ऑडियंस इंटरेक्टिव नहीं है या वो बोर हो रही है, मैं उसको 10 सेकंड में क्या कर दूं, स्किप कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर दूं, ठीक है। सिंप्लीफाई द रिकॉल ऑफ की पॉइंट्स। पावर पॉइंट के अंदर हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि विल इंक्लूड अ थ्योरी, एक पैराग्राफ हम पूरा इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसा सर ने भी प्रेजेंटेशन दिया था, क्या कहीं पर आपको लगा कि देयर इज अ 2 और 3 लाइन लिखा हुआ है कहीं पर प्रेजेंटेशन में? कहीं पर भी नहीं था। यही चीज आप लोगों को करनी है कि व्हेनेवर यू विल प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, आप हमेशा उस प्रेजेंटेशन को की पॉइंट्स के अंदर रखें। बट हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि सर हम पॉइंट्स लिखते हैं तो उनको एक्सप्लेन कैसे करें? एक्सप्लेन तो मुझे इधर ही करना देख के, क्यों? क्योंकि जो लिखा है वही तो पढ़ना है, उसके अलावा तो कुछ आता नहीं है हमें, होता है ना। वो इसलिए होता है कि हमने प्रिपरेशन करी नहीं है। हमको बोला सर ने प्रेजेंटेशन बनाना है, 10 दिन बाद में पीपीटी लूंगा आप लोगों से, तो हम 9th डे जगेंगे और 1 दिन में प्रेजेंटेशन बनाएंगे और सर को लाके दे देंगे। सर भी मजबूर है, क्या करे, इतने बच्चे हैं तो ठीक है भाई चल। अगेन हमारा नुकसान नहीं, नुकसान इसमें आपका। इनफ टाइम फ्रेम लें, ठीक है, उस कंटेंट में से की पॉइंट्स निकालें जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। स्टडी द कंटेंट, डिसाइड द गोल एंड नो द ऑडियंस। दैट वाज द प्लानिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मींस यू मस्ट बी रीड आउट योर कंटेंट जिस पे आपको प्रेजेंटेशन देना है। भले मुझे ताजमहल पे प्रेजेंटेशन देना है या भले मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रेजेंटेशन देना है, जिस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन देना है वो इनफ कंटेंट आपके पास होना चाहिए। कंटेंट कहाँ से लेना है? यू हैव अ बुक्स, यू हैव अ मैगजीन, यू हैव अ न्यूज़पेपर, यू हैव अ गूगल। आप वहाँ से कंटेंट लें, डाउनलोड करें, उसमें से कंटेंट निकालें, फिर उसके बेसिस पे यू हैव टू प्रिपेयर सम की पॉइंट्स, ठीक है। देन डिसाइड द गोल। प्रेजेंटेशन का गोल क्या होना चाहिए? जैसे मेरे प्रेजेंटेशन का गोल ये है कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये चीज सिखा दूं कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना कैसे। सो दैट वाज द गोल ऑफ माय प्रेजेंटेशन। वैसे ही जब आप किसी टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या आप उस टॉपिक के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन यूजर से शेयर कर रहे हो, या आप ये चाहते हो कि उस टॉपिक पे कंटेंट डिलीवर करने के बाद में वो ऑडियंस उसको इम्प्लीमेंट करे? तो ये गोल आपको डिसाइड करना है कि मेरा प्रेजेंटेशन का गोल क्या होना चाहिए। क्लियर? नाउ इंप्रेसिव बिगनिंग, सेटिस्फाइंग कंटेंट, टू द पॉइंट क्लोजर। हम बहुत सी बार, जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्या करते हैं गलती, कि हम कंटेंट को भर देते हैं स्लाइड के ऊपर। बहुत सी बार आप लोगों को होता है ना, जब आप स्लाइड पे कंटेंट डालते हो तो वो कंटेंट बहुत छोटा सा हो जाता है, बट फिर भी हमारा कंटेंट और होता है जो उसके अंदर नहीं आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, उसका एक सेकंड स्लाइड बना लेते हैं। जैसे मेरे इसका भी सेकंड स्लाइड ही था, इसके पहले वाला भी यही था, अभी भी, बट मैंने वहां पे 3 पॉइंट्स लिए और इधर 3 पॉइंट्स लिए। मैं चाहता तो ये 3 पॉइंट उसमें भी आ सकते थे, बट यू हैव टू प्रिपेयर। नंबर ऑफ स्लाइड्स इंक्रीज हो जाए वो आपको नहीं सोचना है, बट आपको ये सोचना है कि सामने वाला जो आपके उस स्लाइड को देख रहा है या आपके उस कंटेंट को रीड कर रहा है वो कितना इंप्रेसिव है।
क्योंकि अगर आप सब कुछ उसके ऊपर फिल कर दोगे तो सामने वाला रीड आउट नहीं करेगा। हम जो एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट इज कंप्यूटर लिखा और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख दी। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर खड़ा होकर उसकी डेफिनेशन को रीड कर रहा हूँ। तो जब मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं कौन हूँ? आई एम नॉट अ प्रेजेंटर, आई एम ए ऑडियंस। मेरा पीठ जो आप लोगों की तरफ है ना, तो आपका भी पीठ उसी डायरेक्शन में है, तो मैं ऑडियंस हूँ, मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूँ वही तो आप पढ़ रहे हो। इतने तो पढ़े लिखे हो कि जो लिखा है वो आप लोग पढ़ सकते हो, तो वो काम आप कर लोगे तो फिर मेरी जरूरत क्या है? वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप प्रेजेंट करते हो तो आपका फेस हमेशा इधर होना चाहिए। अगर आपने बैक कर लिया है तो आप ऑडियंस में चले गए, आप प्रेजेंटर नहीं रहे। समझ रहे हो ना इस चीज को? क्योंकि अगर थ्योरी इस पे लिखी है तो थ्योरी मैं भी रीड कर सकता हूँ, मेरी ऑडियंस भी रीड कर सकती है, बट उसको एक्सप्लेन करना मुझे है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ कंप्लीट डेफिनेशन, यू हैव टू जस्ट पुट द की पॉइंट्स। ठीक है? नाउ हाउ मच इंफॉर्मेशन यू वांट टू बी शेयर ऑन टू ऑडियंस। जैसे सर को मैं बोल रहा था ना कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी थी, बट सर ने आपसे शेयर कर ली। तो यही चीज आपको, अब जैसे ताजमहल है, ताजमहल का इतिहास कितना पुराना है क्या पता है? तो क्या मुझे शुरू से लेकर के लास्ट तक सब कुछ बताना है कि आज कितना डेट है? 23 दिसंबर 2022 तक कितने विजिटर्स ने ताजमहल को विजिट किया, कब से, जब से बना तब से अभी तक का? क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन यूजर से शेयर करनी है? तो दैट मीन्स क्या इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली आपको यूजर से शेयर करनी है, वही आपके पीपीटी का पार्ट होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पूरी हिस्ट्री बताना नहीं, जो एग्जैक्टली आपको बोला है कि आपको केवल और केवल सपोज सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को बताना है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली द फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे वर्क करता है, कोई लेना देना नहीं। आपको जो टॉपिक दिया है, जो टॉपिक है, आपको केवल और केवल उसी को प्रेजेंट करना है। यस, बहुत सी बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस में कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिसको उसका नॉलेज नहीं है, ना तो उसका पहले का नॉलेज है, ना ही उसके बाद का नॉलेज है। बट अगर उस ऑडियंस में मेजर ऑडियंस ऐसी है जिसको पहले और बाद का नॉलेज है, तो आपको प्रेजेंटेशन उसी के अकॉर्डिंग देना है। जस्ट एक्सक्लूड दोज स्टूडेंट्स जिनको उनका नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन 2 या 4 के लिए आप आपका प्रेजेंटेशन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ how to choose font size, how to choose font style, these all are the things जो हमारे माइंड में कभी भी नहीं आती। जो बाय डिफॉल्ट वो साइज देता है, हम उसी को ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यार इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना, अच्छा दिखना चाहिए, करते हैं ना हम लोग जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं। हम फोकस उस पर नहीं रखते कि मुझे कंटेंट क्या डालना, हम फोकस इस पे रखते हैं कि यार बैकग्राउंड में बहुत अच्छी सी इमेज आनी चाहिए, ये टेक्स्ट इधर से उड़ता हुआ आना चाहिए, इस पे ये साउंड इफेक्ट आना चाहिए, हम उस पर प्रिपरेशन करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब मूवी बनती है तो ये जो वर्क होता है ये किसी और का होता है ना। कंटेंट राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है, ठीक है ना। आपका डांस का डायरेक्टर कोई और होता है होता है ना। तो यहाँ पे एज ए प्रेजेंटर मैं सारी चीजें तो नहीं कर सकता, बट एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि मुझे किस टाइप की स्टाइल वहाँ पे फॉलो करनी है। जैसे हम लोग जब पीएचडी में थीसिस सबमिट करते हैं तो एक वो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर होता है कि आपको इसी को फॉलो करना है। आपका फॉन्ट साइज यही साइज का होना चाहिए, आपका अलाइनमेंट यही होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग यही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज आपकी यहाँ पे कि आप जब भी ग्राफिक्स यूज में ले रहे हो, या जब भी आप फॉन्ट साइज यूज में ले रहे हो, या जब भी आप कोई कलर थीम यूज में ले रहे हो, तो वो किस तरीके की होनी चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस स्लाइड, दैट मीन्स अभी तक मेरी स्लाइड ऐसी नहीं थी, ये पहली बार मैंने इतनी थ्योरी लिख दी। तो थ्योरी लिखी तो मैंने ऊपर पहली गलती मांग लिया आपसे, सॉरी बोल लिया मैंने, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट यू हैव टू टाइटल योर स्लाइड। एवरी स्लाइड मस्ट हैव अ टाइटल। अगर किसी स्लाइड पे टाइटल नहीं है, जैसे मेरे को इस पे टाइटल नहीं मिल रहा था तो मैंने यही डाल दिया, दिस इज अ टाइटल। अगर इस स्लाइड पे मैं इसको हटा देता हूं तो आप लोगों को कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी कि ये है क्या, ये कंटेंट किससे रिलेटेड है।
तो एवरी स्लाइड मस्ट हैव अ टाइटल, इट्स अ कंपलसरी। आपका हर स्लाइड का टाइटल होना चाहिए, बिना टाइटल के मैं कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। होता है ना, जब आप बुक को रीड करते हो तो हर पेज के ऊपर हेडर में क्या होता है, पेज नंबर और चैप्टर का नेम होता है, सो दैट वाज द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज। तो एवरी स्लाइड मस्ट हैव अ टाइटल, ठीक है। देन आपको क्या बोलता है वो, रिमेंबर टू कीप द टाइटल इन अ जर्नल लोकेशन। जर्नल लोकेशन क्या आती है बाय डिफॉल्ट आपकी, लेफ्ट में टॉप, यही आता है। तो जो बाय डिफॉल्ट जर्नल लोकेशन है वही डालना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं सर मेरे को मेरा प्रेजेंटेशन बनाना, मैं टाइटल यहाँ पे डालूंगा, तो डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म इट्स अ जर्नल लोकेशन। जो एक जर्नल, एक जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है उसी पे आपको क्या करना है, आपका टाइटल हमेशा सेट करना है, ठीक है। सेकंड आपको क्या बोलता है, यू वांट टू यूज बुलेट पॉइंट्स। हम बहुत सी बार क्या गलती करते हैं, लाइन तो लिख ली बट उसको पॉइंट्स में लिखना भूल गए। पॉइंट्स तो लिख दिए बट उसको हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना। मैं भी जब स्टूडेंट हुआ करता था, जब हमारे टीचर आते थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो जब वो पीपीटी चलाते थे मैं सबसे पहले क्या देखता था, कितने स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, कितनी जल्दी खत्म होगा, है ना। तो कभी भी अपनी स्लाइड पे स्लाइड नंबर मत डालना, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ताकि सामने वाला वो क्या फिर कैलकुलेट नहीं करता है, यार 30 में से 15 स्लाइड हुई तो 15 और सुननी, ठीक है। बट आप जब किसी स्लाइड स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रहे हो तो जो की पॉइंट्स है उनको आप हमेशा बुलेट्स में डालें, नॉट इन अ नंबर, इन अ बुलेट पॉइंट्स। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सुना हुआ है ना, बुलेट हमेशा क्या होती है, अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या होगा, 1 2 3 4। ऑर्डर्ड को हमेशा स्किप करें। द रीजन इज दैट, अगेन जो मैं आपको बोलूंगी स्लाइड नंबर, यार मैं पहले पॉइंट में मैंने 10 मिनट निकाले तो 4 पॉइंट में और कितना टाइम निकालेगा, होता है, ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हम सोचते हैं। मे भी हो सकता है कि ऐसा मत मानना, आगे वालों की तारीफ कर रहा हूँ मैं, आगे वाली 2 रो सोचती है कि यार नहीं सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे, चलने देते हैं, बहुत अच्छा है, बेचारे कब खत्म होगा। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, हर स्टूडेंट यहाँ पे जो बैठा है वो एक जैसा नहीं हो सकता, क्लियर। तो फॉर दैट आप हमेशा क्या करें, बुलेट्स के अंदर उसको शो करें, नंबरिंग स्किप कर दें। इफ यू हैव अ 2 टाइप्स, बहुत सी बार होता है ना कि देयर आर 2 टाइप्स, तो 2 टाइप में 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। 1 और 2 मत लिखो, आप उसको किसी ग्राफ के थ्रू शो कर दो कि ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, क्लियर। नाउ द थर्ड इज यू हैव टू बी have empty spaces because it is important to balance the amount of information। जो मैंने आपको बोला था कि आपने क्या किया है, स्लाइड के इस कोने से लेकर के उस कोने तक पूरा स्लाइड को भर दिया। एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है, कुछ जगह स्पेस खाली होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक एज्यूम, यार इतने बच्चे बैठे होंगे, जगह ही नहीं है यहाँ, कितना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आपने घर में कमरा है, कमरे में आपने सारा सामान भर दिया, कहाँ बैठोगे आप, जगह ही नहीं। आपका प्रेजेंटेशन तभी अच्छा लगेगा जब वो कुछ स्पेस को लेके है, कुछ ना कुछ स्पेस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब स्पेस होता है तो रीडेबिलिटी होती है, स्पेस होता है तो विजिबिलिटी होती है। अगर मैं बोलूं पूरा भरा हुआ तो मेरी विजिबिलिटी नहीं रहेगी, क्लियर। तो वो विजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू बी गिव अ प्रॉपर स्पेस, ठीक है। सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कितने जने देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखना तो नहीं होता, वो तो अपने आप ही दे देता है, जो अपने को जबरदस्ती देखना पड़ता है, ठीक है ना। आपका जब एडवर्टीजमेंट आता है, हम बहुत सी बार होता है, मे भी हो सकता है आप में से किसी के पेरेंट्स का बिजनेस हो और आप उसमें थोड़ी हेल्प करते हो उनको सोशल मीडिया पे कि ये अपने क्रिएटिव बनाए, इसको प्रमोट करते हैं, ये वो, ठीक है ना। आपका सोशल मीडिया क्रिएटिव जब एडवर्टीजमेंट वाला बनता है तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक नॉलेज जो चलता है वो ये चलता है कि इफ यू हैव सपोज 40 by 40 इन पिक्सल्स, 40 by 40 का आपका कोई बैनर साइज है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जब सपोज ये वाला बैनर आप बनाने गए मार्केट के अंदर कि यार डिजाइनर से मुझे बैनर बनाना है, तो हम क्या सोचते हैं, यार यहाँ पे भी स्पेस खाली है, यहाँ पे भी तू ये डाल दे, यहाँ पे भी तू ये डाल दे, यहाँ पे भी तू ये डाल दे, ऐसे तो लगी रहे ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा फिल कर देते हैं, बट उस पर रीडेबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो लगा है, अब लास्ट में बैठा हूँ तो मुझे दिख रहा है क्या है। द सेम थिंग व्हेन यू प्रिपेयर अ सोशल मीडिया बैनर, उस पर एक रेशियो चलता है, ऑलमोस्ट
30 to 35% जो आपका साइज होता है उसका 30 to 35% ही ऑक्यूपाइड होना चाहिए. दैट मीन्स यू हैव टू यूज ओनली 30% कैरेक्टर्स ऑन दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया बैनर. हम बहुत सी बार क्या करते हैं, हम उसमें मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, एड्रेस भी डाल देते हैं. आपको डालने की जरूरत नहीं है. वो बंदा मेरी प्रोफाइल पे जाएगा, वहां से वो डिटेल ले लेगा. तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए. यू ऑल्सो नीड टू चेक द स्पेल चेक. बहुत सी बार हम गलती कर देते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हम ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आज अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं तो आप बोलोगे सर को इतने साल का एक्सपीरियंस है, सर को इसकी स्पेलिंग नहीं आती. ठीक है, दैट्स व्हाई वो जो 10 डेज का टाइम फ्रेम था ना, उसमें हम 9th डे जगह तक की प्रेजेंटेशन बनाना है. आप डे 1 से अगर कंटेंट में लग जाओगे तो 10th डे आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो पूरे कॉलेज में सबसे बेस्ट होगा. ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. यू हैव टू बी, क्योंकि हम बहुत सी बार हमारे प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए विल ऐड सम मूवीज, सम वीडियो, सम क्लिप आर्ट हम ऐड करते हैं, तो वो भी समथिंग रिलेवेंट होना चाहिए. उसका मैं एक एग्जांपल अभी आपको दूंगा. हाउ टू प्रेजेंट योर टेक्स्ट. दैट मीन्स शॉर्ट टाइटल. जो आपका टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए. उसमें बहुत सिंपल सा इसमें लिखा हुआ है, कीप 6x6 इन योर माइंड. जो 6x6 का होता है वो क्या बोलता है, 6 वर्ड पर लाइन, 6 लाइन्स पर स्लाइड. दैट वाज द लिमिट. मे भी हो सकता है मेरे 7 हो तो लड़ने मत लग जाना मेरे से. 6 वर्ड इन ए लाइन. अगर आप केवल लाइन में 6 वर्ड लिख रहे हो, स्पेस आ गया ऑटोमेटिकली. केवल स्लाइड पे आप 6 लाइन लिख रहे हो, स्पेस आ गया ऑटोमेटिकली. सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू बी शेयर ओनली ऑन ए स्लाइड. ये फंडामेंटल रूल है, ये मेरा रूल नहीं है. ये एक फंडामेंटल रूल है कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, आप 6x6 का रूल फॉलो करें. In a single line only 6 word, in a slide only 6 word. You have to follow only these things. बुलेट आपके सेपरेट होने चाहिए. एक पैरेलल स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक बुलेट यहाँ आ रही है, दूसरी बुलेट मेरी नेक्स्ट उसके अंदर जा रही है. ऐसा नहीं. एक पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए. इस स्लाइड पे अगर बुलेट मेरी यहाँ पे आ रही तो नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे भी मैं बुलेट यूज में लेने वाला हूँ उसका ऑर्डर वही होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड पे मेरा जो भी टाइटल आ रहा है उसका साइज वही होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड पे जो भी मेरा इमेज एरिया आ रहा है वो इमेज एरिया वही होना चाहिए. उसका बॉर्डर स्टाइल वही होना चाहिए जो मेरा टॉप टू बॉटम फॉलो करता है. ठीक है, इसका बहुत अच्छा सा एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ. किस किस के पास में सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक है? यहाँ पे नहीं, घर पे हो आप, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कॉलेज के अंदर उससे रिलेटेड कोई बुक होगी, आपने लाइब्रेरी से इशू कराई होगी. बस इतने से जनों के पास है. मतलब बाकी के क्या बुक नहीं पढ़ते हो? चलिए, आप जब किसी बुक को खोलते हो, ठीक है ना, अगर नहीं है तो भी आपने कभी बुक तो पढ़ी होगी. आप जब किसी बुक को खोलते हो, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज उसका एक सेम फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर चलता है. सेम फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर. कहीं पर अगर इमेज है तो इमेज के नीचे का जो टाइटल है वो सेम रहेगा. वही चीज जब हम किसी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर किसी स्लाइड पे मैंने कोई कॉन्सेप्ट यूज में लिया है तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेम कॉन्सेप्ट सेम टास्क के लिए मुझे यूज में लेना है, मुझे चेंज नहीं करना है. तो वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो तभी आएगी जब आप वो टॉप टू बॉटम सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो. ठीक है, देन अगेन चेक द स्पेलिंग एंड द ग्रामर. नाउ इन केस ऑफ डिजाइन हम बहुत सी बार क्या करते हैं, रेडी टेम्पलेट्स यूज में लेते हैं. जब आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो वहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ रेडी टेम्पलेट्स आती है. आप वो टेम्पलेट्स भी यूज में ले सकते हो. आप अपना खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हो. ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि वो टेम्पलेट मेरी कलर थीम या मेरे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से मैच हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, आप वो रेडी टेम्पलेट भी वहाँ से यूज में ले सकते हो. ठीक है, नहीं आपको खुद को अपना टेम्पलेट बनाना है, आप अपना खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो आप उस टेम्पलेट को यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, कलर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे बड़ी गलती हम लोग इसी में करते हैं. नेवर यूज डार्क कलर एज ए बैकग्राउंड. कभी भी डार्क कलर बैकग्राउंड में यूज नहीं लेना है. इसलिए नहीं लेना है, डार्क कलर कभी भी आई कैचिंग नहीं होता है. डार्क कलर पे आपके कभी भी रीडेबिलिटी नहीं होगी. तो whenever you will use the background color, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमेशा लाइट होना चाहिए.
और कुछ भी नहीं समझ में आता है लाइट कलर कौन सा लेना है, व्हाइट कलर ले लो, दिमाग ही नहीं लगाता। हमेशा आपका बैकग्राउंड कलर लाइट ही होना चाहिए। लाइट कलर के ऊपर रीडेबिलिटी होती है, ठीक है। आगे भी कलर चार्ट आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लिमिट द नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन अ स्लाइड। जैसा सर्कल स्लाइड स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने देखा हो, कितने कलर्स थे सर्कल स्लाइड्स में? अभी तो देखा प्रेजेंटेशन भूल गए। अभी तो हम बोल रहे थे कि 3 घंटे की मूवी याद रहती है इसके बेसिस पे। कौन कौन से कलर्स थे बताओ? व्हाइट, येलो और ब्लैक, ऑरेंज, रेड। चलिए मेरे को 2 कलर याद है, बैकग्राउंड कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोन की बात करता हूँ, येलो और ब्लैक। हाँ, तो दैट मीन्स अ लिमिट, कलर लिमिट आपकी स्लाइड्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्लाइड 10 स्लाइड है, 10 स्लाइड में मैं 10 कलर अलग अलग यूज में ले रहा हूँ। हम बहुत सी बार करते हैं ये चीज, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट है तो हमको थोड़ा क्या क्रिएटिव माइंड होता है ना अपना, तो वो चलता है अपना। बट जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है उसमें आपका यही बोला जाता है कि यू हैव टू यूज ओनली 2 मैक्स टू मैक्स 3 कलर कॉम्बिनेशन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जब भी आप कलर कॉम्बिनेशन यूज लेते हैं, कोशिश ये करें जो आपको पॉइंट को हाईलाइट करना है उसको आप कलर चेंज करें, बाकी के टेक्स्ट का कलर हमेशा ब्लैक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट कलर कोई सा भी हो उस पे फॉन्ट आपका ब्लैक ही चलेगा। अगर मैं बैकग्राउंड लाइट ले रहा हूं तो मुझे फॉन्ट हमेशा कौन सा लेना है? ब्लैक कलर का लेना है, ठीक है ना। नाउ फॉन्ट, हम बहुत सी बार, क्या मस्त फॉन्ट लग रहा है, कर्सिव वाला फॉन्ट देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? क्या उसमें रीडेबिलिटी होती है? हमको आधी बार तो यही समझ में नहीं आता कि ये आर है या क्या है, नहीं आता ना, एन है या एम है ये भी नहीं आता है, तो हम वो फॉन्ट लेते ही क्यों है? दिखने में अच्छा लगता है, वो आपको लग रहा है, सामने वाले को नहीं लग रहा। अगेन जो था ना आपके स्टार्टिंग की, हमको ऑडियंस का सोचना है, हमको ऑडियंस का सोचना है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सी बार हम क्या गलती करते हैं कि सपोज आपने ऐसा कोई फॉन्ट ले लिया जो आपके सिस्टम में है बट यहाँ के सिस्टम में नहीं है, तो आपने तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया बट यहाँ पे जैसे ही आपने पेन ड्राइव लगाई वो सारा बराबर हो गया, क्योंकि इसने जो इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट था वो ले लिया। तो ऐसी गलती कभी नहीं करें। जो बेसिक फॉन्ट्स हैं वो फॉन्ट्स लें, आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है, आप इन फॉन्ट को स्किप कर सकते हो और इन फॉन्ट्स को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन में रीडेबिलिटी जो है वो हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। क्लियर? नाउ फॉन्ट के बाद में अगर मैं बात करता हूँ फॉन्ट कलर की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैक्स टू मैक्स यू विल यूज ओनली 2 कलर कॉन्सेप्ट। कि फॉन्ट भी अगर आप एक ही स्लाइड के ऊपर यूज में ले रहे हो तो यू हैव टू यूज मैक्स टू मैक्स 2 कलर्स के थ्रू आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। डोंट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स। हम बहुत सी बात करते हैं टाइटल को हम कैपिटल कर देते हैं, इग्नोर। अगर आपको टाइटल को शो करना है डिफरेंट वे में तो सेंटेंस केस पता है क्या होता है? सेंटेंस केस क्या होता है? एमएस वर्ड किसने पढ़ा होगा? पढ़ा ही नहीं। अरे हर चीज टीचर नहीं पढ़ाता, खुद से भी पढ़ना होता है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो आज देख लेना, सिस्टम आप लोगों के सामने ही है। एमएस वर्ड में एक सेंटेंस केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है। सेंटेंस केस का मतलब होता है जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है ना। तो आप वो कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द लेटर्स इन अ कैपिटल लेटर आप सेंटेंस केस को कैपिटल कर सकते हो, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे देखी है इटैलिक। हम बहुत सी बार इटैलिक कर देते हैं, इटैलिक आपको कभी भी नहीं करना है। उसके आगे देखो क्लियर लिखा हुआ है, हार्ड टू रीड, रीडेबिलिटी नहीं रहती है आपकी इटैलिक के अंदर। क्लियर? तो इग्नोर द इटैलिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन अंडरलाइन, क्योंकि अंडरलाइन क्या शो करता है? लिखा हुआ क्लियरली, इट्स अ हाइपरलिंक। अंडरलाइन आप जहाँ पे भी लगाते हो, आप लोग जो टेक्निकल स्टूडेंट उनको पता है कि जैसे मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरा हैंड जो माउस पॉइंटर वो हैंड आइकन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड हैंड आइकन विल शो दैट कि इट्स अ हाइपरलिंक। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट इट विल बी ओपन द लिंक इन अ ब्राउजर, एक वेबसाइट या एक वेब पेज ओपन होगा। तो दैट्स व्हाई इग्नोर द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट, क्योंकि अंडरलाइन होगी नहीं तो कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं आपका हाइपरलिंक का,
ठीक है, एंड कैपिटल लेटर्स आपको यूज लेना ही नहीं है। फॉन्ट साइज आपके सामने है, ठीक है, कहाँ क्या यूज ले रहे हो, इफ यू विल यूज द टाइटल, दीज ऑल आर द साइज, दीज ऑल आर द साइज। लास्ट वाले तक को कौन सा साइज दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है, ठीक है ना। जस्ट इग्नोर कि सर यहाँ तो हम 100 ही बैठे हैं तो सब कुछ दिख रहा है, बट अगर ये 1000 स्टूडेंट होंगे तो क्या होगा, अगर 1000 स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए सेटअप भी अलग होगा, एक ही स्क्रीन नहीं होगी, उनके लिए मल्टीपल स्क्रीन, ठीक है ना। तो वो चीज आपको नहीं सोचनी है, आपको आपका प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है फॉर अ सिंगल स्क्रीन। मल्टी स्क्रीन जिसको चलाना है वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलाएगा, क्लियर। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट फोन साइज है, आप इन फोन साइज को फॉलो कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आइदर यू विल बी पुट अ हेडिंग ले रहे हो तो हेडिंग के लिए आपको क्या फोन साइज रखना है। अगेन जो हेडिंग आप पुट कर रहे हो वो हेडिंग टॉप टू बॉटम सेम साइज चलेगा, ऐसा नहीं कि एक जगह हेडिंग मैंने 44 दे रखा है और एक जगह हेडिंग मैंने 36 दे रखा है, नहीं। टाइटल का अगर आपने कोई फॉन्ट साइज लिया है तो वो सेम चलेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ हाउ टू चूज योर फॉन्ट, ये एक एग्जांपल दे रखा है आपके सामने, these all are the readable, these all are the unreadable। तो आपको ये करना है और ये नहीं करना है। अगर आप कोई लाइन लिख रहे हो, लाइन के अंदर आपने क्या कर दिया, एक फॉन्ट को आपने बड़ा कर दिया, एक पर्टिकुलर वर्ड को, नहीं, आपको सेम साइज वहां पे रखनी है। यस, आप कहीं किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोल्ड कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ इटैलिक आप उसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कलर के लिए बैकग्राउंड हमेशा आपको लाइट रखना है। अगर आप लाइट बैकग्राउंड रख रहे हो आपका फॉन्ट कलर डार्क होना चाहिए। ये आपके सामने एग्जांपल्स है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू बैकग्राउंड। हाँ, हमारा कलर थीम भी ब्लू है लोगो का। सर हमने तो सर कॉलेज के लोगो थीम के अकॉर्डिंग बनाया, गलत थोड़ी ना बनाया इसमें, आपने गलत नहीं बनाया, बट आपकी रीडेबिलिटी नहीं है। मैं अगर यहाँ पे अभी बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का स्क्रीन डाल दूँ, उस पर व्हाइट फॉन्ट डाल दूँ, विद इन 5 मिनट आप लोगों की आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, विद इन 5 मिनट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रीडेबिलिटी नहीं रहती है, वो आपकी आंखों में चुभेगा। सो दैट्स व्हाई एक थंब रूल है, आप हमेशा लाइट कलर लें और लाइट कलर के ऊपर डार्क फॉन्ट कलर लें, तो आपका पीपीटी का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल्स है लाइट कलर के ऊपर। अब ये आप 5 मिनट देखते जाओ उसको, अपने आप आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, नहीं देख सकते हो आप इतनी देर से, ठीक है। नाउ दिस इज द कलर पैलेट, these are the warm colors and these are the cool colors। गूगल पे आप डालना, ठीक है ना, बेस्ट कलर थीम फॉर अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, वो आपको स्ट्रक्चर दे देगा, चार्ट दे देगा, कलर कोड दे देगा, जो आपको कलर कोड चाहिए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप आपका कलर कोड वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। ये जितने भी कलर्स हैं, these all are the colors जो आपको हमेशा प्रेफर करने चाहिए, इंस्टेड ऑफ these all are the dark colors, clear। now visual compact components, हम बहुत सी बार जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो क्या होती है, जस्ट लाइक आप लोग करते हो कि व्हाट्सएप पे किसी ने इमेज भेजा, जैसे आपने फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे इमेज भेजा, उसका क्वालिटी क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है ना। अब सर को अर्जेंटली कोई बैनर प्रिंट कराना, उसमें स्टूडेंट की इमेज चाहिए, रिसेंटली हुआ ही है, सर ने मेरा खुद का फोटो मांगा, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास अभी हाई क्वालिटी का नहीं है, तो मैंने सर को जो था वो व्हाट्सएप कर दिया, तो उसका वो हार्डली अराउंड 120 KB के आसपास का कुछ होगा, बट उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर मुझे गुड क्वालिटी का फोटो व्हाट्सएप पे शेयर करना हो तो डॉक्यूमेंट, सबको याद है ना, काम हमेशा वही पड़ता है। तो जब भी आप कोई पिक्चर क्वालिटी यूज में ले रहे हैं या पिक्चर यूज में ले रहे हैं या वीडियो यूज में ले रहे हैं आपके प्रेजेंटेशन के अंदर, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मे भी हो सकता है मैंने एक एवरेज क्वालिटी ली, वो इस हॉल के अंदर अच्छी लगेगी, तो अगेन आपकी ऑडियंस किस लेवल की है, कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका वो क्वालिटी वहाँ पे होना चाहिए। तो आइदर वो मेरा पिक्चर हो, आइदर वो मेरा वीडियो हो, आपका वो ग्राफिक जो भी आप यूज में ले रहे हो वो उस क्वालिटी का होना चाहिए, जो सामने वाले यूजर को इजीली दिखे, रीडेबल हो, विजुअल इंपैक्ट उसका वहाँ पे रिप्रेजेंट हो, ठीक है। ट्राई टू यूज सेम स्टाइल विजुअल्स, जो आपके उस थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके उस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे रिलेवेंट आप यूज में लें। इसका एक एग्जांपल अभी सामने आएगा, जो मेरी सेकंड स्लाइड अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो, वहां पे 2 पिक्चर्स आई थी, ठीक है। नाउ ग्राफ
क्योंकि किसी ने बोला था विजुअल इम्पैक्ट रहता है। तो अगर हम ग्राफ यूज में ले रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो अगेन आपका ग्राफ रीडेबल होना चाहिए। उसके दो एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं। दिस साइड रीडेबल नहीं है बट दिस साइड मेरा रीडेबल है। तो ये आपको देखना है बिफोर प्रेजेंटिंग कि मेरा ग्राफ जो मैं यूजर को दिखाना जा रहा हूँ वो भी सही है या नहीं। हमको बहुत अच्छे से याद है जब हम लोगों ने वर्ड एक्सेल पढ़ा था, दैट टाइम ये अभी तो आप लोगों को क्या बोलते हैं ना, वो सीधा हलवा मिल रहा है। हम लोगों को तो एक्स एक्सेस की वैल्यू अलग से देनी पड़ती थी, वाई एक्सेस की वैल्यू अलग से देनी पड़ती थी, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता था, फिर ग्राफ बन के आता था। अभी तो आपने टेबल को सेलेक्ट किया, वो सब कुछ आपको बना के दे रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ वो आपको बना के देता है। अभी जो आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन आप यूज में ले रहे हो उसके अंदर। तो यहाँ पे जब भी आप अगेन ग्राफ के लिए भी यू हैव टू यूज द कलर थीम कॉन्सेप्ट। जब भी आप कलर थीम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज में लेते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो कलर पैलेट देता है आपके ग्राफ के लिए जब भी आप ग्राफ को प्रिपेयर करते हो। यूज स्मार्ट आर्ट्स। किस किस ने यूज ली हुई है स्मार्ट आर्ट प्रेजेंटेशन के अंदर? ओनली 1 2 3। धीरे धीरे हाथ क्यों खड़े होते हैं? चलिए स्मार्ट आर्ट का अगेन, क्योंकि जब आप स्मार्ट आर्ट यूज में लेते हो वो कलरफुल होता है, तो अगेन आप थोड़ा सा ध्यान रखें वो कलर थीम जो है वो आपके प्रेजेंटेशन से मैच हो। स्मार्ट आर्ट आपको यूज लेना, आप यूज में लें, क्योंकि स्मार्ट आर्ट एक ऐसा टूल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट ऑडियंस के अंदर डाल सकता है। जितना ग्राफ नहीं डाल सकता उतना आपका स्मार्ट आर्ट डाल सकता है। तो बट स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका कलर थीम जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और वो वही होना चाहिए जो आपका टॉप टू बॉटम चल रहा है, ठीक है। एनिमेशन एंड साउंड इफेक्ट। हम बहुत सी बार ऐसा साउंड डाल देते हैं जो होना नहीं चाहिए, ऐसा एनिमेशन डाल देते हैं तो ये घूम के ऐसे से आ रहा है, अरे वो आ तो रहा है बट वो रीडेबल नहीं है। सिंपल प्रेजेंटेशन बनाए, जितना सिंपल आप प्रेजेंटेशन बनाओगे उतना आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरा प्रेजेंटेशन बनाने में केवल पॉइंट्स को हाईलाइट करने में दिमाग लगाया है। मैंने मेरा एनिमेशन और इनमें इफेक्ट में दिमाग नहीं लगाया है। तो मेरे पास मेरा कंटेंट है बोलने के लिए। जिसने एनिमेशन और इफेक्ट में दिमाग लगाया उसके पास कंटेंट नहीं है बोलने के लिए। दैट्स वाई वो आपको क्या कर रहा है, एनिमेशन और इफेक्ट्स ये दिखा रहा है। तो आप एनिमेशन यूज में ले, इफेक्ट यूज में ले, ठीक है ना, साउंड आप ऑडियो यूज में ले, बट वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके उस प्रेजेंटेशन से। हम बहुत सी बार ऐसे साउंड क्वालिटी यूज में ले लेते हैं, ऐसा साउंड यूज में ले लेते हैं जो आपके उस स्लाइड से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है, लिमिट रखें आप किस पे, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन के ऊपर। ऐसा नहीं कि हर स्लाइड पे मैं एनिमेशन और ट्रांजिशन को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, नहीं। ना याद आई आपको ये स्लाइड मेरी सेकंड स्लाइड थी, ठीक है। 2 इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाई थी जिसका कोई लेना देना नहीं था उस स्लाइड से, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हो, जो ग्राफिक्स आप शो करने वाले हो वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट होने चाहिए, किससे, आपकी उस स्लाइड से, उस कंटेंट से, क्लियर। तो ये आपको मैंने खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे पास है 10 मिनट्स और। देखिए there are 3 different fonts, there are 3 different fonts, जबकि होना क्या चाहिए था, a single font। we use the italic style, जबकि हमको यूज नहीं करनी थी। अनरिलेटेड एंड इनकंसिस्टेंट इमेजेस हमने यहाँ पे यूज में ली, जिस इमेज का कोई लेना देना नहीं है इस स्लाइड के ऊपर, वो इमेजेस हमने यहाँ पे एंटर की। तो ये आपकी स्लाइड का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हेन यू यूज द स्लाइड स्ट्रक्चर, आपको हमेशा उस स्लाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम बहुत सी बार होता है कि या तो हम हमारे हाथ में पेपर रखते हैं, ठीक है ना, या फिर हम हमारे हाथ में क्या करते हैं, एक हैंडआउट करके आता है इसके अंदर ना, वो हैंडआउट प्रिंट निकाल के रखते हैं, ताकि जो मैंने आपको बोला था कि आपका बैक कभी भी उधर नहीं होना चाहिए ऑडियंस की तरफ, वो आपकी हेल्प करता है किसके लिए, उस स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको हमेशा मेथड को फॉलो करना चाहिए। टेम्पलेट आपको कभी यूज नहीं लेनी चाहिए, अपने खुद की टेम्पलेट बनाएं आप,
ताकि आपको पता रहेगा कि मैंने क्या फ़ॉन्ट स्टाइल किया, क्या फ़ॉन्ट साइज कहाँ पे यूटिलाइज किया है, किस स्ट्रक्चर को मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। These are the general guidelines for your presentation. मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने फर्स्ट लाइन यही लिखी हुई है कि रीड नहीं करना होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना है। डोंट रीड द प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन रीड करोगे तो आपका बैक किधर है, ऑडियंस किधर, तो आप वहाँ पे ऑडियंस हो, आप प्रेजेंटर नहीं हो, ठीक है। यूज अ वायरलेस माउस इफ पॉसिबल, जो है नहीं यहाँ पे, इसलिए मुझे बार बार वापस इधर आना पड़ रहा है। मैंने सर से स्टार्टिंग में बोला सर स्लाइड चेंजर नहीं है क्या, क्योंकि अगर स्लाइड चेंजर होता तो शायद मैं प्रेजेंटेशन में पूरा घूमता अभी, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि होता क्या है कि आप अगर मैं यहीं खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं भी हो सकता है पीछे कोई मोबाइल पे कुछ कर रहा हो, बट मैं अगर पीछे जाऊंगा तो उसको पता है कि यार सर कभी भी पीछे आते हैं तो मेरे को थोड़ा सा सामने देखना, ठीक है। These are the ये सब छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा, क्योंकि अभी क्या है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। बट मे भी हो सकता है जब आप इधर प्रेजेंटेशन दे रहे हो मैं उधर बैठूं, मेरे को अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि मुझे मस्ती करनी है, जो आप कर रहे थे वो मुझे करना है। दैट्स वाई जब आप कोई प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड टॉपिक नहीं है या जो कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं वो मेरे लेवल का नहीं है, स्किप करें, इग्नोर करें, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेक्शन है वो आपका ऑडियंस से हमेशा होना चाहिए। मेरे प्रेजेंटेशन का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बीच में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए होते हैं, ताकि एक वो कम्युनिकेशन रहता है दोनों के बीच में, ऑडियंस और प्रेजेंटर के बीच में, कि आप बीच बीच में क्वेश्चन रैपिड फायर में फेंकते रहें ताकि ऑडियंस सोए नहीं, ठीक है ना, और वो आपको आंसर देंगे। इसका मतलब ठीक है कि यार उसको पता है इससे पूछा अगला नंबर मेरा है, तो मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये आपके प्रेजेंटेशन का पार्ट होना चाहिए। मैंने स्किप किया बट ये आपके प्रेजेंटेशन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि ऑडियंस हमेशा एक्टिव मोड में रहेगी कि यार अगला नंबर मेरा है। या तो वो परमिशन लेगा कि सर मैं पानी पी के आ जाता हूँ, या फिर वो क्या करेगा, नहीं मेरा नंबर है तो मुझे ध्यान से सुनना है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन बिफोर यू हैव टू बी प्रेजेंट। हम नहीं करते, हम नहीं करते, हम सीधा खड़े होके उसको प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आगे वर्ड आएगा रिहर्स, सुना हुआ ना, रिहर्सल करना। जब हमें डांस करना होता है उसकी तो हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, नहीं यार ये स्टेप सही नहीं हो रहा है, ये वाला वापस से करके देखते हैं, करते हैं ना। तो इसका क्यों, क्योंकि डांस आपका इंस्टाग्राम पे जा रहा है, ये नहीं जा रहा है ना। हम जब कभी किसी रील को शूट करते हैं, यार ये ढंग से नहीं वापस करते हैं, उस पर हम 1 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, करते हैं। मेरे भी डॉटर है 8 इयर्स की, वो क्या करती मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम करते हैं। बट जो कुछ आपने प्रिपेयर किया है, अगर मैं उसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, तो हाउ यू विल बी एक्सप्लेन। फिर वही होगा कि मैंने थ्योरी लिख दी और उसको मैं रीड कर रहा हूँ। आपने जो पॉइंट लिखा उस पॉइंट को एक्सप्लेन आप ही को करना है, तो उस पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट आपके पास होना चाहिए। टाइम कैलकुलेशन जो है वो आपका तभी आएगा जब आप रिहर्सल करोगे कि हाँ यार मुझे इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर इतना डिस्कशन करना है, इतना एग्जाम्पल इसके लिए मुझे देना है, ठीक है। रीड आउट कर लो खुद ही। कुछ समझे इससे? नहीं समझे, मतलब इतनी देर से जो समझा रहा था नहीं समझ रहे थे। That was the thing, क्योंकि आप लोग जब इस पूरी चीज को जब आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, इसका बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड के ऊपर नहीं देनी होती है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे ऑडियंस से वो शेयर करना है, तो यू हैव टू बी जस्ट ऐड इन योर अपेंडिक्स। जो आपका लास्ट स्लाइड में जो पार्ट होता है उसके अंदर आप उस चीज को ऐड करें। इसको इसीलिए थ्योरी की फॉर्म में लिखा है कि पता पड़ जाएगा कि अभी क्या इम्पैक्ट इसका आपके ऊपर आने वाला है। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, बट मैं अगर अभी इधर खड़ा होकर इसको रीड कर रहा होता तो आप लोग सब मेरे पीछे हंस रहे हो, मतलब मस्ती कर रहे हो।
ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आपको ये बोला जाता है कि इंक्लूड ओनली पॉइंट्स। बहुत सी बार होता है ना कि ठीक है तो रिलेवेंट टॉपिक है सर, अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक देते जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना तो मैं उस पर कुछ भी बोल देता, आप लोगों को मानना पड़ता यार सर आए हैं यार, कुछ तो अपने को सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सर जो बोल रहे हो सही होता है ना। ये फीलिंग आप में होनी चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये फीलिंग आप में होनी चाहिए सामने वाले को कुछ नहीं आता है, तभी आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर आपको ये लग गया कि यार ये सब तो इनको तो सब कुछ आता है, तो आप नहीं बोल पाओगे उनके सामने, आप कभी भी नहीं बोल पाओगे। यही होता है ना जब आपका वाइवा होता है तब सर को तो सब आता है, उनको से पूछा जाता है हमसे कुछ नहीं आता है, होता है ना। प्रिपरेशन करके जाओगे तो वो भी नहीं होगा। तो सामने वाली जो ऑडियंस है उसको आता है या नहीं आता है, ये फियर जो आपके अंदर है वो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि सामने वाली ऑडियंस को सब कुछ आता है तो आप कभी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो, कभी भी उस टॉपिक को, उस पॉइंट को आप अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। क्लियर? जो मैं आपको बोल रहा था रिहर्सल, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिहर्सल करो। आप जितनी बार करोगे हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसके अंदर, कि नहीं यार इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, इसकी जगह ये नहीं मैं ये लिख देता हूँ। मे भी हो सकता है आपने कोई पॉइंट टिपिकल वर्ड लिख दिया है, आप खुद ही उसको नहीं समझ पा रहे हो, जब आपने रिहर्सल किया तब आपको लगा कि यार मैं इस वर्ड को नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मैंने उसका क्या कर दिया, कोई इजी वर्ड निकाल दिया और वो मैंने वहां पे लिख दिया। बहुत देर से तेरा फोन चल रहा है, मेरे को तो पता है, क्या शेयर करा तुमसे, चार्ज ही नहीं है। ठीक है। तो जब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे दैट टाइम आपको ये पता होना चाहिए, यस प्लीज, जब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाटएवर थिंग यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर स्लाइड, फॉर योर पॉइंट्स, आपके पास उतना मटेरियल है या नहीं है। कोई वर्ड ऐसा मैंने लिख दिया है, बहुत सी बार होता है जब ऐसा कोई वर्ड मैंने लिख दिया तो मैं क्या करूंगा, जैसे आएगा मैं स्किप करूंगा, बट आप में से कोई स्मार्ट ऑडियंस होगा तो वो उसने पता पड़ गया कि इन सर को स्लाइड पे नहीं आता है, अब मुझको इसी से रिलेटेड पूछना है। अगर आप रिहर्सल करोगे तो आप खुद ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को हटा लो, आप उन्हीं को इंक्लूड करोगे जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वही आपके प्रेजेंटेशन का पार्ट होना चाहिए जिसको आप कर सकते हो। रीराइट आफ्टर यू रिहर्स, आप जब रिहर्सल कर लेते हो अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है तो उसको वापस रीराइट करो, वापस से उसका रिहर्सल करो। ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। प्रैक्टिस विद अ टाइमर, मैंने नहीं करी थी इसलिए मैंने 35 मिनट से ऊपर निकल गया। क्लियर? जब आप उस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करते हो टाइमर चला के रखें आप। मुझे अगर 15 मिनट का टाइम मिला है तो मुझे उसको एनी हाउ 15 ±2 मिनट आप वहां पे कर सकते हो, उसके अंदर आपको उसको फिनिश करना। तो वो जब आप टाइमर निकाल के सेट करके चलोगे तब आपको पता लगेगा कि मुझे इस प्रेजेंटेशन को कितनी देर में फिनिश करना है। ठीक है, रिकॉर्ड योरसेल्फ, आप आपके फोन से रिकॉर्ड कर सकते हो आपके प्रेजेंटेशन को। कहीं पर आपको लगता है कि मैं ये गलत बोला हूँ या यहाँ पे मुझे ये एग्जांपल ना देके कोई दूसरा एग्जांपल देना था, तो वो जब आप उस रिकॉर्डिंग को वापस से देखोगे तब आपको लगेगा कि यस मुझे कहाँ पे इसको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड। मेरा पूरे प्रेजेंटेशन का सार जो है वो ये है। ये तो शायद सब रीड कर सकते हो। हम बहुत सी बार क्या गलती कर देते हैं कि ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो सॉफ्टवेयर का काम है। सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, ये आप ही का काम है। सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको केवल टूल दे रहा है, यूज तो आपको करना है, बनाना आपको है। सो दैट्स व्हाई जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हो वो केवल टूल है, आपको उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करके प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। हम बहुत सी बार जो रेडी टेम्पलेट यूज में लेते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी गलतियां हमसे इसीलिए होती है क्योंकि हमने रेडी टेम्पलेट यूज में लिया। अगर आप खुद से बनाओगे तो कहीं पर भी आपका मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है, और अगर आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, रिहर्स कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका एक फाइन
पीपीटी आपका वहां से निकलेगा, जिसको जब आप प्रेजेंट करोगे तो आप में उतना कॉन्फिडेंस होगा जितना आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। लास्ट स्टेप, रिव्यू, रिवाइज, रिव्यू अगेन, प्रैक्टिस योर ओरल प्रेजेंटेशन विद योर पावरपॉइंट। ठीक है, दैट वाज योर लास्ट स्टेप। नाउ आफ्टर दिस व्हेन यू फिनिश योर प्रेजेंटेशन, जो बाय डिफॉल्ट ऐसे होना चाहिए, जैसे सर ने भी पूछा था, इफ यू हैव एनी क्वेरी, ये आपका प्रेजेंटेशन का हमेशा पार्ट होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसे रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं जहां पे उससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, आप वो रिसोर्सेज हमेशा ऑडियंस से शेयर करें। जैसा सर ने शेयर किया कि आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है ना, बिगनिंग में नहीं, मिड में नहीं, लास्ट में, कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। जैसा सर ने आपको बोला, यू कैन मेल कर सकते हो। प्लस आपको लगता है कि नहीं यार सर को कॉल नहीं करना है, ईमेल नहीं करना है, दीज आर द सोर्सेज जहां से जाके आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और वो वही रिसोर्सेज है जहां से मैंने इंफॉर्मेशन ली। तो आप उसको पब्लिकली शेयर करें। ऐसा मत सोचो कि मैंने जहां से लिया है ये वहां से ले लेगा तो इसके पास ज्यादा नॉलेज आ जाएगा। ज्ञान कब बढ़ता है? बांटने से। तो वही थॉट प्रोसेस अपना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि सामने वाले को मेरे से ज्यादा आता है, अच्छी बात है, आता है तो वो आपसे शेयर करेगा, आपको आता है तो आप उससे शेयर करो। ओके, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगेन मैं सर वाले टॉपिक पे आता हूँ, जो MOOC और NPTEL के जो कोर्सेज हैं। ठीक है, आप लोग अपनी स्किल्स को अगर टेक्निकली डेवलप करना चाहते हो, एज ए स्टूडेंट, एज ए मैनेजमेंट, एज ए कॉलेज, एज ए सिटी, हम लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। मैं भी भिलवाड़ा सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है ना, हम लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं। अगर मैं आज चाहता हूँ कि मुझे कोई IIT का प्रोफेसर आके घर पे पढ़ा दे, मैं नहीं पढ़ सकता, या वो उनके पास भी टाइम नहीं कि वो मुझे आके पढ़ा दे। ऑब्वियस सी बात है, IIT में अगर कोई प्रोफेसर है तो उनका नॉलेज बहुत गुना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो हम कोशिश ये करें, इफ़ यू हैव अ टैलेंट, इफ़ यू हैव अ नॉलेज, आप रजिस्टर करो अपने आप को उन प्लेटफॉर्म के ऊपर, नॉलेज लो, वहाँ से एग्ज़ाम दो। आपको आपका करियर बनाना है तो आपको सारी चीज़ें करनी होगी। उसके लिए अगर मेरे को 1000 स्पेंड भी करना है, वो आप हमें नहीं दे रहे हो, वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। गवर्नमेंट आपको वापस उसका रिवर्ट कर रहा है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो वापस आपको उसका 500 रुपीज़ वापस दे रहा है। ठीक है, तो कोशिश करें जो आपका डिग्री का ड्यूरेशन है, इफ यू हैव अ BCA या BA, जो 3 ईयर का डिग्री का ड्यूरेशन है, उसके अंदर आप एटलीस्ट एक MOOC कोर्स या NPTEL का कोर्स आप क्लियर करें। सर को कोई बेनिफिट नहीं है, सर को कुछ नहीं मिलने वाला है, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप लोगों को नॉलेज मिलने वाला है। तो अगर आप अपने लिए वो चीज़ कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। आप टारगेट लेके चले फ्रॉम द, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे बड़े बड़े कोर्सेज हैं। आप ऑफिस एप्लीकेशन के लिए जाओगे वो कोर्स भी मिल जाएगा, आप वेब डेवलपमेंट के लिए जाओगे वो भी मिल जाएगा, C प्रोग्रामिंग के लिए जाओगे वो भी मिल जाएगा, आपको मैथ्स के लिए जाना है, अकाउंट्स के लिए जाना है, सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, आप वो MOOC अटेम्प्ट करें, उसको और इंक्रीज करें अपने नॉलेज को उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और एग्जाम दें। मेरी गारंटी है अगर आप क्लियर करते हैं या कुछ भी होता है, सर आपको पेपर में नाम देंगे। इतना मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो एक ऑल ओवर इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ स्कोर कर रहे हैं, इवन रैंक तक आती है उसके अंदर। आपका सपोज देयर 6000 स्टूडेंट, 6000 स्टूडेंट में से आपका कौन सा रैंक आया है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, अपनी टेक्निकल स्किल्स को आप डेवलप करें। रिसेंटली जो संगम यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं आया हूँ, हमारे कुछ स्टूडेंट्स को हमने अवनीत सर के अंडर में ही फर्स्ट टाइम एक हैकाथन करके कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, उसमें हमने भेजा और फर्स्ट टाइम वो जीत के आए। नेशनल लेवल का हैकाथन है जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम में हम विनर होके आए, जिसने IIT रोपर को बीट किया है। तो स्टूडेंट का टैलेंट कब मिलेगा हमको भी कब पता चलेगा
कि जब स्टूडेंट में वो स्किल है, वो करने की इच्छा है, आप पूछिए ना। सर हमेशा रेडी हैं आपके आंसर देने के लिए। आप पूछिए कि सर हमको ये करना है, हमको वो करना है, कोई दिक्कत नहीं, बट पूछना आपको पड़ेगा। सर नहीं पूछेंगे आपसे, आपको ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।